नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी त्रिवेदी। आज इस बुलेटिन में बात करेंगे पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ होने वाली बैठक की, उद्योगों पर गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन की, जानेंगे उद्धव की मुश्किलें कैसे हुई आसान और कांग्रेस के तेवर से क्या सिंधिया होंगे परेशान, और आखिर में बात अपनों से घिरती नीतीश सरकार की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने की सर्वदलीय बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ संवाद, मौजूदा स्वास्थ्य हालात को लेकर हुई चर्चा। डिप्टी सीएम सचिन पायलट, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे समेत कई दिग्गज रहे मौजूद। बिहार में सियासत गरमाई, लालू प्रसाद यादव ने नीतीश सरकार पर किया वार, कहा अपना नैतिक, सामाजिक, जनतांत्रिक और संवैधानिक चरित्र और संतुलन पूरी तरह खो चुकी है बिहार सरकार। उत्तर प्रदेश में छोटे मझोले उद्योगों का हब बनाने में जुटे सीएम योगी आदित्यनाथ, औद्योगिक घरानों को सीएम योगी का बड़ा ऑफर। जेएनयू ने जारी किया शेड्यूल, 25 से 30 जून तक कैंपस में छात्रों की होगी वापसी, 31 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा विंटर सेमेस्टर। आरआईएल के राइट्स इशू की रिकॉर्ड डेट तय, 14 मई को शेयर धारकों के पास मौजूद शेयरों के आधार पर ही मिलेगा अतिरिक्त शेयर खरीदने का अधिकार। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। देश कब स्वास्थ्य मुसीबत से उबरेगा ये कोई नहीं जानता। केंद्र से लेकर राज्य सरकारें समस्या से निकलने का उपाय तलाश रही हैं। मोदी सरकार ने पूर्णबंदी के जरिए हालात सुधारने के सपने देखे थे, लेकिन जब से तालाबंदी का तीसरा चरण शुरू हुआ, कुछ रियायतों के साथ तो मामले तेजी से बढ़े हैं। इसी बीच अब सबकी निगाहें पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ होने वाली बैठक पर टिक गई हैं। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजीव जी। लेकिन राजीव जी का रुख करने से पहले देखिए इस पर एक रिपोर्ट। देश को मुसीबत से निकालने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। 40 दिनों का बंद लागू कर सरकार ने सोचा कि हालात में सुधार होगा, लेकिन 40 दिन के बाद जब पूर्णबंदी का तीसरा चरण शुरू हुआ तो हालात खराब होते नजर आए। जी हां, मई का पहला हफ्ता बेहद खराब साबित हुआ, क्योंकि इस हफ्ते तेजी के साथ प्रभावितों का आंकड़ा बढ़ा, जिसके पीछे की वजह 4 मई से मिली रियायतों को भी माना जा सकता है। लेकिन अब पूर्णबंदी का तीसरा चरण भी एक हफ्ते बाद खत्म होने वाला है, जिसके साथ ही सवाल उठने लगे हैं कि अब 17 मई के बाद क्या। तो इस क्या का जवाब जल्द मिल सकता है। जी हां, कल सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बार फिर बैठक करने जा रहे हैं। ये बैठक भी पिछली बार की तरह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी। कल दोपहर 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि पीएम मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर पूर्णबंदी पर सुझाव मांगेंगे और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। हाल ही में तेजी से बढ़ते मामलों के बीच ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। इससे पहले आज कैबिनेट सचिव राजीव गाबा ने भी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर हालात पर चर्चा की है। आपको बता दें, पीएम मोदी इससे पहले भी कई बार मुख्यमंत्रियों से चर्चा कर चुके हैं, जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपनी अपनी समस्याएं बताई। राज्यों में आर्थिक स्थिति की जानकारी भी पीएम मोदी को दी। इसके साथ ही कई विचार भी साझा किए ताकि इस मुसीबत से निपटा जा सके। लेकिन हालात अभी भी सुधरते नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में अब कल इस अहम मीटिंग में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये देखना होगा। अब रुक करते हैं राजीव जी का। राजीव जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद मीनाक्षी। राजीव जी, पूर्णबंदी के तीसरे चरण में अब बस एक हफ्ते का वक्त बाकी है, लेकिन मई के पहले हफ्ते जो आंकड़े सामने आए वो काफी परेशान करने वाले हैं। ऐसे में कल एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुखातिब होंगे। क्या लगता है कि क्या कुछ खास हो सकता है इस बैठक में? देखिए मीनाक्षी, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। मरीजों की संख्या में हम रोजाना इजाफा देख ही रहे हैं। इस बीच पहले लॉकडाउन और दूसरे लॉकडाउन को पीएम मोदी ने उत्सव का रूप देने की कोशिश की। कभी ताली और थाली बजाने के लिए कहा गया तो कभी दिए जलवाए गए। उसके बाद सेना के जवानों से फूलों की बारिश करवाई गई। लेकिन इन सब से अगर इस महामारी से छुटकारा मिल जाता तो फिर इससे बेहतर इलाज और कुछ हो ही नहीं सकता था। लेकिन जिस तरह से ये महामारी अपने देश में फैल रही है, उससे निपटने के लिए और बेहतर उपाय खोजने की जरूरत इस वक्त है। लॉकडाउन के शुरुआती दोनों फेज में मोदी जी ने 3 बार राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और अब चौथी बार कल करने वाले हैं। इस बीच कई राज्य अपने अपने हिसाब से लॉकडाउन के दौरान छूट देने की घोषणाएं भी कर रहे हैं और लेबर लॉ में परिवर्तन भी कर रहे हैं। देश की आर्थिक हालत खराब हो चुकी है, बेरोजगारी निचले स्तर पर जा चुकी है, गरीबी बढ़ गई है। इन सब के बीच अब मोदी जी के पास राज्यों से विचार विमर्श और उन्हीं के ऊपर निर्णय छोड़ने के अलावा कुछ बचा नहीं है मीनाक्षी, क्योंकि कई अर्थशास्त्री
मंत्रियों ने राहत पैकेज की सलाह दी है, मगर सरकार सुन नहीं रही। और अब जिस तरह से धीरे धीरे फैक्ट्रियों को खोला जा रहा है, उससे तो साफ समझ में आ रहा है कि सरकार की मंशा कुछ और ही है। यानी सरकार ने जनता को उसी के हाल पर छोड़ने का फैसला कर लिया है। अब अगर जनता में ताकत होगी तो वो इस महामारी से खुद को बचाएगी, वरना अंजाम तो सभी जानते हैं। कुल मिलाकर मीनाक्षी, मोदी सरकार बिना तैयारियों के मैदान में उतर आई थी और अब राज्य सरकारों के भरोसे देश की जनता को छोड़ना चाहती है, ताकि किसी गलत परिस्थिति में पूरी जवाबदेही राज्यों के सिर पर चली जाए। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी आपका तमाम जानकारियों के लिए। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। देश के मौजूदा स्वास्थ्य हालात दिन ब दिन सरकार की परेशानियों में इजाफा करते नजर आ रहे हैं। आर्थिक गतिविधियों में लगी बंदिशों से अर्थव्यवस्था का पहिया थम सा गया है और इसका असर अगले करीब 2 साल तक रहने वाला है। इन सबके बीच अब गृह मंत्रालय ने पूर्णबंदी के बाद उद्योग जगत के लिए नई गाइडलाइन जारी की। आखिर क्या खास है इस नई गाइडलाइन में, देखिए रिपोर्ट में। पूर्णबंदी ने उद्योग जगत की कमर तोड़ कर रख दी है। पूर्णबंदी की मियाद 17 मई को खत्म हो रही है, लेकिन मई में जिस तरह से मामले आगे बढ़े हैं, सरकार ऐसे में पूर्णबंदी हटाकर शायद ही बड़ी मुसीबत मोल लेना चाहेगी, क्योंकि अगर एक बार इस मुसीबत ने रफ्तार पकड़ी तो सरकार के लिए इससे पार पाना मुश्किल हो जाएगा और शायद 50 दिनों से ज्यादा की पूर्णबंदी का भी कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। वहीं इन सब के बीच उद्योग जगत के लिए गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी की है। ये गाइडलाइन 17 मई के बाद के लिए जारी की गई है। गृह मंत्रालय ने उद्योगों को पूर्णबंदी के बाद के 1 हफ्ते को ट्रायल पीरियड मानने को कहा है। गृह मंत्रालय ने कहा है, यूनिट्स को फिर से शुरू करते समय पहले हफ्ते को टेस्ट रन पीरियड के रूप में माने, सभी सुरक्षा और प्रोटोकॉल सुनिश्चित करें और ज्यादा प्रोडक्शन करने का लक्ष्य हासिल करने की कोशिश न करें। मौजूदा मुसीबत से बचने के लिए इंडस्ट्री में उपकरण पूरी तरह से सैनिटाइज किए गए हों। देश में जिस तरह से लगातार मामले सामने आ रहे हैं, उसके बाद आर्थिक गतिविधियां मुसीबत को बढ़ावा दे सकती हैं। WHO ने इसे लेकर चेताया है। ऐसे में सुरक्षा ही एकमात्र बचाव का विकल्प रह जाता है। उम्मीद करेंगे कि उद्योग जगत गृह मंत्रालय की गाइडलाइन का अच्छी तरह से पालन करेगा, ताकि परेशानियां विकराल रूप न धारण करें। अब नई गाइडलाइन उद्योग धंधों को कितनी राहत पहुंचा पाती है, ये देखना होगा। वैसे फिलहाल राहत की सांस तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ली है। जी हां, सूबे में होने वाले विधान परिषद के चुनाव के मद्देनजर उद्धव अपने सहयोगी को मनाने में कामयाब हो गए हैं, जिससे उद्धव का निर्विरोध MLC चुना जाना लगभग तय हो गया है। तो क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र में उद्धव की राह हुई आसान। बीजेपी MLC चुनाव को लेकर फिर दिखी परेशान। जी हां, महाराष्ट्र विधान परिषद का चुनाव सूबे में सरगर्मियां बढ़ा रहा है। यहां कुल 9 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसमें 5 महाविकास अघाड़ी सरकार को तो 4 बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही हैं। पिछले दिनों जो तेवर कांग्रेस ने दिखाए थे, उससे उद्धव बेचैन नजर आए थे, मगर अब उनकी परेशानी खत्म हो गई है, क्योंकि महाराष्ट्र विधान परिषद की 9 सीटों के लिए 21 मई को होने वाले चुनाव में कांग्रेस 2 की बजाय एक प्रत्याशी खड़ा करने पर सहमत हो गई। इसके साथ ही विधान परिषद में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे समेत अन्य प्रत्याशियों के निर्विरोध चुने जाने का रास्ता साफ हो गया है। कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक पार्टी जालना जिला परिषद के सदस्य राजेश राठौर को प्रत्याशी के रूप में खड़ा करेगी। इससे पहले कांग्रेस ने 2 प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारने की घोषणा की थी, लेकिन अब वो एक उम्मीदवार पर सहमत हो गई है। आपको बता दें, विधान परिषद के वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल 24 अप्रैल को समाप्त होने के बाद 9 सीटें खाली हो गई थी। सत्ताधारी गठबंधन महाविकास अघाड़ी ने अब तक राठौर समेत 5 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। वहीं विपक्षी दल बीजेपी ने अपने 4 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की थी। शिवसेना ने ठाकरे के अलावा विधान परिषद की वर्तमान उपाध्यक्ष नीलम गोरे को प्रत्याशी बनाया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से शशिकांत शिंदे और अमोल मितकारी उम्मीदवार हैं। बीजेपी की ओर से रंजीत सिंह, मोहिते पाटिल, गोपीचंद पडालकर, प्रवीण दटके और अजीत गोपछाड़े उम्मीदवार हैं। बीजेपी की इस लिस्ट को देखकर पार्टी के कई पुराने नेताओं को नजरअंदाज करने की बात भी सामने आई थी, जिसे पार्टी आलाकमान ने अफवाह बताई थी। खैर, अब ये अफवाह है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल सभी की नजरें MLC चुनाव पर टिकी हैं, जिसमें जीत के साथ उद्धव अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब हो जाएंगे और बीजेपी के अरमान एक बार फिर धाराशाही हो जाएंगे। अब महाराष्ट्र में तो कांग्रेस ने MLC चुनाव में उद्धव की मुसीबत कम कर दी है, लेकिन मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले वो बीजेपी की मुसीबत बढ़ाती नजर आ रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कांग्रेस के तल्ख तेवरों का शिकार हो रहे हैं। जी हां, कांग्रेस ने सूबे में राहत सामग्री को लेकर सिंधिया का घेराव किया है। क्या है पूरा मामला जिस पर भड़की है कांग्रेस, रिपोर्ट में देखिए। देश में स्वास्थ्य मुसीबत जैसे जैसे रफ्तार पकड़ रही है, वैसे वैसे कई राज्यों में सियासत भी जमकर गरमा रही है।
खासकर मध्य प्रदेश में, जहां कांग्रेस से पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। कांग्रेस शिवराज सरकार को तो हर मुद्दे पर घेर रही है, लेकिन सिंधिया को भी खरी खोटी सुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। जी हां, अब ताजा मामला राहत सामग्री से जुड़ा है, जिसे लेकर कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की घेराबंदी शुरू कर दी है। कांग्रेस ने बीजेपी नेता पर आरोप लगाया है कि सिंधिया जिस राहत सामग्री को अपना बताकर बांट रहे हैं, उसे रिलायंस फाउंडेशन ने उपलब्ध करवाया है। सिंधिया उस पर अपनी तस्वीर लगवाकर इलाके में बंटवा रहे हैं। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भी इसे लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को आड़े हाथों लिया है। दिग्विजय सिंह ने कहा है, महाराज आपके पूर्वज इतना छोड़ गए हैं कि इतने सारे आपके निजी ट्रस्ट हैं जिनके माध्यम से इस मुसीबत की घड़ी में राहत दी जा सकती थी। फिर आपको रिलायंस फाउंडेशन के टैग को हटाकर सिंधिया फाउंडेशन का टैग लगाकर आपका और मोदी जी का चित्र लगाना कहां तक उचित है। गौरतलब है कि इससे पहले कांग्रेस ने टॉयलेट में क्वारंटीन परिवार को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हल्ला बोला था। कांग्रेस ने कहा था कि ये तस्वीर सिंधिया के लोकसभा क्षेत्र की है, जहां से वो चुनाव लड़ते रहे हैं। बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस पर सफाई देते हुए कहा था कि ये तस्वीर राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र की है, जहां से दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ते रहे हैं। इसी क्षेत्र से उनके बेटे जयवर्धन सिंह विधायक हैं। दिग्विजय सिंह के परिवार के लोग ही यहां से जनप्रतिनिधि चुने जाते रहे हैं। ऐसे में अब राहत सामग्री पर सिंधिया दिग्विजय सिंह को कोई जवाब देते हैं या नहीं, ये देखना होगा। अब एक तरफ सिंधिया के नाम पर कांग्रेस शिवराज सरकार से सत्ता वापस लेने के लिए दम लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पश्चिम बंगाल में कमल खिलाने के लिए अभी से सियासी बिसात बिछा रही है और इसीलिए तो पार्टी हर मौके को ममता बनर्जी के खिलाफ भुना रही है। और अब इसी कड़ी में बीजेपी ने एक सोशल मीडिया कैंपेन के जरिए फिर से ममता बनर्जी के खिलाफ हल्ला बोला है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। केंद्र की बीजेपी सरकार और राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार के बीच तलखियां खत्म होने की बजाय बढ़ती जा रही हैं। दरअसल स्वास्थ्य मुसीबत के बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक हफ्ते से ज्यादा समय तक मीडिया से दूर रही हैं, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने ममता को घेरा है। ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी ने तंज कसते हुए एक सोशल मीडिया कैंपेन शुरू किया। इस अभियान को भोये पेचे ममता नाम दिया गया है, जिसका अर्थ है ममता डरती है या ममता डर गई है। बीजेपी बंगाल के शीर्ष और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने हैशटैग भोये पेचे ममता के साथ फेसबुक पोस्ट और ट्वीट करना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है ममता बनर्जी मीडिया से बच रही हैं क्योंकि मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत पर उनकी सरकार की विफलताओं को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने उजागर किया है। सोशल मीडिया पर बीजेपी की ये मुहिम उस दिन से शुरू हुई जब नरेंद्र मोदी के 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने को लेकर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने चुटकी ली थी। दरअसल मार्च के बाद से ममता बनर्जी स्वास्थ्य समस्याओं के खिलाफ लड़ाई में राज्य में सबसे आगे रही हैं और उन्होंने लगभग हर दिन मीडिया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की है, मगर 30 अप्रैल के बाद से वो मीडिया से मुखातिब नहीं हुई। अब ममता बनर्जी की बजाय राज्य के मुख्य सचिव और गृह सचिव प्रशासनिक मुद्दों पर पत्रकारों को जानकारी दे रहे हैं, जबकि टीएमसी के प्रवक्ता राजनीतिक संदेशों को सक्रिय रूप से प्रचारित कर रहे हैं। यही वजह है कि भाजपा नेताओं को ममता बनर्जी पर हल्ला बोलने का मौका मिल गया। बीजेपी के महासचिव और प्रदेश बीजेपी के केंद्रीय प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, पीपीई के लिए डॉक्टर रो रहे हैं। प्रवासी कामगारों को राज्य छोड़ने की अनुमति नहीं है। बंगालियों को घर वापस नहीं आने दिया गया। यानी ममता सरकार के खिलाफ पूरी बीजेपी ब्रिगेड ने मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में अब ममता बनर्जी बीजेपी को क्या जवाब देती हैं, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। और बुलेटिन के आखिर में अब बात अपनों से घिरती नीतीश सरकार की। बिहार में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे मौजूदा मुसीबत के बीच सियासी सरगर्मियां बढ़ती नजर आ रही हैं, जो फिलहाल नीतीश कुमार की सिरदर्दी बढ़ा रही हैं। पहले विरोधी नीतीश को घेर रहे थे और अब उनके ही अपने उन्हें आंख दिखा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। बिहार में चुनाव नजदीक हो और सियासी दांवपेच न देखने को मिले, ये भला कैसे हो सकता है। विरोधियों के तल्ख तेवर तो नीतीश कुमार की सिरदर्दी बढ़ा रहे थे, वहीं चुनाव में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए एनडीए में नीतीश की सहयोगी एलजेपी भी उनकी सिरदर्दी बढ़ा रही है। मामला कोटा में फंसे छात्रों की घर वापसी से जुड़ा है। दरअसल बिहार सरकार दावा कर रही है कि वो राजस्थान के कोटा में फंसे सभी 13,473 बच्चों की बिहार वापसी करवा चुकी है। मामले को लेकर जल संसाधन मंत्री संजय झा ने ट्वीट किया, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की पहल पर कोटा से छात्रों को लाने का जो काम शुरू हुआ था, शुक्रवार को आखिरी स्पेशल ट्रेन के साथ पूरा हुआ। 11 ट्रेनों से कुल 13,473 विद्यार्थी वापस आए, जिसके लिए बिहार सरकार ने 78,43,000 का भुगतान किया। हम अपने हर एक नागरिक के साथ हैं। अब भले ही जेडीयू सभी छात्रों को वापस लाने का दावा कर रही हो, लेकिन उन्हीं की सहयोगी एलजेपी नीतीश सरकार के दावे से इत्तेफाक नहीं रखती। समस्तीपुर से एलजेपी सांसद प्रिंस राज ने जेडीयू के सभी छात्रों की घर वापसी के दावे को गलत बताया है।
उन्होंने कहा, कोटा में अब भी हजारों की संख्या में छात्र फंसे हैं। इनमें से ज्यादातर समस्तीपुर के हैं। बिहार सरकार इन बच्चों को वापस बुलाने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं दे रही है। यानी कोटा में फंसे छात्रों को लेकर पहले विपक्ष नीतीश सरकार से सवाल पूछ रहा था, वहीं अब सरकार के सहयोगी दल ही सभी छात्रों की घर वापसी को लेकर एक मत नजर नहीं आ रहे। अब विरोधी इसका कितना फायदा उठा पाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।